नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के हरदोई में प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने ऐलान किया कि एक्सप्रेसवे को हरिद्वार से भी जोड़ा जाएगा। पीएम मोदी ने सपा और कांग्रेस पर कहा कि विकास और नारी विरोध है। बीते दिनों एक बार फिर देश ने इनका नारी विरोध चेहरा देखा। इन लोगों ने नारी शक्ति वंदन संशोधन के खिलाफ वोट किया। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में चल रही दूसरे चरण की वोटिंग तक का जिक्र किया। कहा, जो खबर आ रही है उनसे पता चलता है कि बंगाल में भारी मतदान हो रहा है। ऐसे वोटिंग दशकों में नहीं देखी थी। इससे पहले पीएम मोदी ने एक्सप्रेसवे के किनारे पड़े पेड़ लगाया। सीएम योगी ने के साथ एक्सप्रेसवे पर पैदल भी चले। 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे मेरठ को जो प्रयागराज से जोड़ेगा, इसमें मेरठ से प्रयागराज की दूरी सिर्फ 6 घंटे में पूरी की जाएगी। अब 11 से 12 घंटे लगते थे, लेकिन एक्सप्रेसवे करीब 37,350 करोड़ रुपए की लागत से 5 साल में बनकर तैयार हुआ है। इस हिसाब से 1 किलोमीटर एक्सप्रेसवे की औसत लागत करीब 62 करोड़ 87 हजार रुपए है। जब बिहार में चुनाव हुए तो बीजेपी एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की थी, एक इतिहास रच दिया था। अभी अभी कल ही गुजरात में महानगरपालिका, नगरपालिका, जिला पंचायतें, नगर पंचायतें, तहसील पंचायत, इन सब के चुनाव के नतीजे आए हैं। और आप मेरे उत्तर प्रदेश वासियों को खुशी होगी, 80 से 85% नगर पालिका और पंचायतों भाजपा ने जीत ली है। और मुझे विश्वास है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में भी भाजपा ऐतिहासिक जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। तो वही दिल्ली में एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में शानदार जीत दर्ज कर अपना मेयर बना लिया है। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वाही ने 165 में से 156 वोट हासिल कर भारी बहुमत से जीत हासिल की है। इस जीत को बीजेपी के लिए बड़ी राजनीतिक सफलता माना जा रहा है, क्योंकि इससे राजधानी की नगर राजनीति में पार्टी की पकड़ मजबूत हुई। तो वहीं दिल्ली बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। मौजूदा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कार्यकाल पूरे होने के बाद पार्टी के भीतर नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मंथन जारी है। सूत्रों के अनुसार कुलजीत सिंह चहल, हर्ष मल्होत्रा और राजीव बब्बर इस पद की दौड़ में प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। तीनों नेताओं की संगठन में मजबूत पकड़ और केंद्रीय नेतृत्व में से नजदीकी को उनकी ताकत माना जा रहा है। हालांकि पार्टी के भीतर एक वर्ग वीरेंद्र सचदेवा को ही दूसरी कार्यकाल देने के पक्ष में है। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने हालिया विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत हासिल की है, जो उनके पक्ष में मजबूत तर्क माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अंतिम निर्णय पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा और पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद इसकी घोषणा संभव है। साथ ही इस बार सामाजिक समीकरण भी अहम भूमिका निभा सकते हैं, जहां जाट, पंजाबी और गुर्जर समाज के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र में रोही गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सौतेले पिता ने अपनी नाबालिग बेटी की हत्या कर दी। आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए पहले बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई। मृतक की पहचान 14 वर्षीय अंजलि के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी सुरेंद्र ने 20 अप्रैल को बेटी की हत्या कर शव को यमुना
के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया था। 28 अप्रैल को पुलिस ने शव बरामद किया जो जानवरों द्वारा छत विक्षत किया गया। शुरुआत में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला खुला और सौतेले पिता ही हत्यारा निकला। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी अपनी नाबालिग बेटी पर गलत नजर रखता था और पीड़िता ने इसकी शिकायत अपने ननिहाल में की थी। इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच की जा रही है। दिनांक 20 अप्रैल को रोहीग्राम आरआर कॉलोनी निवासी सुरेंद्र सिंह ने थाना जेवर पर यह सूचना दी कि उसकी पुत्री जो कि सुबह दूध लेने गई थी वापस नहीं आई। काफी तलाश किया, अब तक मिली नहीं। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में थाना जेवर पर अभियोग पंजीकृत किया गया, विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के अनुक्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सुरेंद्र सिंह चचेरा पिता था। किसी बात को लेकर उसकी पुत्री और पिता में लगातार लड़ाई झगड़े होते रहते थे। दिनांक 20 अप्रैल को भी किसी बात को लेकर पिता पुत्री में झगड़ा हुआ। इस सूचना पर गहनता से सुरेंद्र सिंह वादी से पूछताछ की गई तो वादी ने स्वीकार किया कि 20 अप्रैल को पुत्री के साथ कुछ विवाद हुआ। उस विवाद में सुरेंद्र सिंह ने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत उसके शव को यमुना पुस्ता के जंगल में ले जाके छुपा दिया। वादी की निशादेही पर ही उसकी पुत्री का शव बरामद किया गया। शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अन्य विधिक कार्य। तो वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक बार फिर लिफ्ट अटकने की घटना सामने आई है, जिससे सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। महागुन माईवुड सोसाइटी में लिफ्ट अचानक बीच फ्लोर पर रुक गई, जिसमें 3 लोग करीब 10 मिनट तक फंसे रहे। बताया जा रहा है कि सोसाइटी में अचानक बिजली चले जाने के कारण लिफ्ट बीच में ही अटक गई। लिफ्ट में के अंदर मौजूद लोगों ने घबराहट के बीच घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद मामला चर्चा में आया। घटना के बाद सोसाइटी के निवासियों में नाराजगी देखने को मिली। लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी है, लेकिन प्रबंधन द्वारा स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। यह पूरा मामला बिसरख थाना क्षेत्र का है। घटना के बाद एक बार फिर लिफ्ट की सुरक्षा और मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठने लगे हैं। निवासी अब बेहतर सुरक्षा उपायों और नियमित जांच की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। तो वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं शुरू करने की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। जल्द ही यहां से फ्लाइट टिकट बुकिंग सेवा शुरू होने की संभावना है, जो संभवतः 1 सप्ताह के भीतर शुरू हो सकती है। एयरपोर्ट की BCAS ASP की मंजूरी मिल गई है, जिससे उड़ानों के संचालन में आ रही आखिरी बाधा भी दूर हो गई है। इसके बाद यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने विभिन्न एयरलाइंस कंपनियों से बातचीत तेज कर दी है। प्रारंभिक चरण में घरेलू और कार्गो उड़ानें शुरू की जाएगी। इंडिगो, एयर इंडिया और आकाशा एयर जैसी एयरलाइंस के साथ साझेदारी की प्रक्रिया जारी है। नई CEO नीतू समरा की नियुक्ति के बाद तैयारियां तेज आई है। मई के अंत तक 17 शहरों के लिए उड़ानें शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। एयरपोर्ट संचालन के लिए सभी सुरक्षा मानकों को पूरा कर लिया गया है और फिलहाल टैरिफ दरों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है। तो वहीं नोएडा के सेक्टर 44 स्थित छलेरा गांव में 2 पक्षों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू किया। ये पूरा मामला सेक्टर 39 थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों से कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार विवाद के कारणों की जांच की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की दोबारा अशांति ना फैले। तो वही गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब D टावर के एक फ्लैट में भीषण आग लग गई। आग तेजी से फैलते हुए 9वीं मंजिल से 12वीं मंजिल तक पहुंच गई और देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 9वीं मंजिल पर लड़की
लकड़ी का काम चल रहा था। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी। आग लगते ही सोसाइटी में भगदड़ मच गई और लोग जान बचाकर बाहर निकले। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की करीब 17 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम ने मिलकर करीब 30 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना की जानकारी मिलते ही रविंद्र कुमार और राजकरण नैयर भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन फ्लैट में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। देखिए, आज सुबह लगभग 8:50 पर यहाँ पे जो ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी यहाँ पे आग की घटना सामने आई थी। लगभग 8 फ्लैट प्रभावित हुए हैं। आग को नियंत्रण में कर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन भी पूरा कर लिया गया है और अग्निशमन विभाग और एसडीआरएफ ने बताया है कि किसी प्रकार की कोई कैजुअल्टी नहीं है। आरडब्ल्यूए के जो यहाँ के पदाधिकारी हैं उनसे भी मेरी बात हुई है और 17 फायर टेंडर यहाँ पर थे और अभी हमने यहाँ पे मेडिकल कैंप और एक राहत कैंप लगाया है। हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमारे एसडीएम है, एडीएम है, वो यहाँ पर कैंप कर रहे हैं और किसी प्रकार की अभी स्थिति नियंत्रण में है। सर, कुछ स्ट्रक्चरल नॉर्म्स का उल्लंघन होने की बात रेजिडेंट बता रहे हैं यहाँ पे, क्या कुछ मामला है? एक फ्लैट में बताया उन्होंने कि काफी दिनों से लकड़ी का काम काफी ज्यादा चल रहा था, तो उसको हम लोग चेक कराएंगे और अभी हम एक टीम बनाएंगे इसमें कि आग के क्या कारण है और अगर कोई व्यक्ति उसके लिए लापरवाही का जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी तय करेंगे और साथ ही अन्य सोसाइटीज में भी इस चीज को चेक कराएंगे कि ये सब चीजें ना हो। बाकी समय समय पर जो एडवाइजरी हम लोग जारी करते हैं, मैं जो सभी आरडब्ल्यू के अध्यक्षों को भी हमने पूर्व में मीटिंग लेके बताया है। एक बार ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि उनकी सोसाइटी में किसी प्रकार का अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर है या ऐसे कोई अतिक्रमण है कि आपातकालीन स्थिति होती है तो उसमें गाड़ियां ना जा पाएं या तो उसको भी उनको फायर सेफ्टी ऑडिट कर लेना चाहिए। उसके लिए भी हम लोग बताते हैं, उन्हें इसको एक बार चेक कराना। सर, कुछ कोमॉर्बिड पेशेंट्स थे, उनको रेफर किया गया है? वो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, एक महिला थी, तो उनको तो वही मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र स्थित बस स्टैंड के पास एक होटल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि लजीज होटल में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई, जिससे देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग लगते ही होटल में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और आसपास के दुकानदार भी बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन आग से होटल में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, जिससे हजारों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सिलेंडर लीकेज या खाना बनाते समय लापरवाही को आग लगने का कारण माना जा रहा है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है ताकि घटना के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके। तो वहीं थाना भवन कस्बे में स्वकर प्रणाली को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। 5 मई को प्रस्तावित नगर पंचायत बोर्ड बैठक को लेकर क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है और व्यापारी, आम नागरिक और संघर्ष समिति इस बैठक से बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं। बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संघर्ष समिति और स्थानीय नागरिकों ने नगर पंचायत प्रशासन के सामने कई महत्वपूर्ण मांगे रखी है। समिति का कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का गृहकर पुरानी दरों के अनुसार ही वसूला जाए, जबकि नई दरें वर्ष 2026-27 से लागू की जाए। साथ ही जलकर को जल मूल्य में बदलने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई। संजीव चावला ने चेतावनी दी है कि यदि 5 मई की बैठक में जनता की मांगों को नजरअंदाज किया गया तो समिति कानूनी कार्रवाई करेगी। समिति ने अस्पतालों, स्कूलों, विधवाओं और दिव्यांगों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को करों में राहत देने की मांग रखी है। अब सभी की नजरें नगर पंचायत के फैसले पर टिकी है, जिससे तय होगा कि विवाद सुलझेगा या बढ़ेगा। हमने नगर पंचायत से जो मांगे रखी हैं वो ये है। नंबर 1, 2025-26 का गृहकर और जल मूल्य पूर्व की भांति लिया जाए। नंबर 2, सत्र 2026-2027 से गृहकर जल मूल्य स्वकर प्रणाली के तहत शामिल नगर पालिका द्वारा निर्धारित दर से कम निर्धारित किया जाए। नंबर 3, 2026-27 से चलकर जल मूल्य में परिवर्तित करके केवल जल मूल्य ही वसूला जाए।
अस्पताल, विद्यालय, विधवा, विकलांग एवं असमर्थ व्यक्तियों को विशेष छूट दी जाए और जो खाली प्लॉट है किसी भी तरह का कर उन पे ना लगाया जाए। और ये मांगे अगर हमारी पूरी नहीं होती तो जिस तरह से ये आम जनता की कमेटी है, इसका तरीका लोकतांत्रिक ही लड़ने का रहा है, इसी तरह से लोकतांत्रिक लड़ाई अपनी आगे जारी रखेगी और इस निर्णय का जो 5 तारीख को होने जा रहा है उसका इंतजार करें। तो वही थाना भवन में जलालाबाद विद्युत विभाग में कार्यरत अवर अभियंता रविंद्र कुमार ने थाना भवन थाने में तहरीर देकर एक व्यक्ति पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार 25 अप्रैल की रात करीब 9 बजे उनके CUG मोबाइल नंबर पर विशाल नामक व्यक्ति का फोन आया। आरोप है कि कॉल के दौरान उसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी दी। मना करने के बावजूद आरोपी लगातार अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता रहा। अवर अभियंता ने बताया कि उन्होंने पूरी बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग भी सुरक्षित रखी है, जिसे साक्ष्य के रूप में पुलिस को सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा है कि आरोपी का ये कृत्य मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाला है। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।